Students, this is Yosita ma'am again in front of you with a new chapter, chapter 12 from class 6, Janpads and Mahajanpads. We can also say Janpadas and Mahajanpadas. This is the usually period of 600 to 100 BCE. I'll later explain you why it is 600 to 100 BCE, why it is not 600 to 700 or 1000 BCE. So I'll explain you in later in the end of the video. So let's start. In the earlier chapter, we have studied about the Vedic civilization, that I have explained how Vedic civilization was the most prosperous and epic age of our Indian culture. Then the social and political condition of the people. The society of that time was much advanced. Towns and cities were there. Even the kingdoms had grown up. And these kingdoms were known as Janpads or Mahajanpads, which came up during the later Vedic period. Okay, so usually later Vedic period saw the rise of kingdoms. Okay, so in this chapter we'll study about the Janpads and Mahajanpads around 600 to 100 BCE, and the scriptures we get actually the main basic knowledge or information of them from the scriptures of Buddhism and Jainism, first source. Second source is the traditional literature, that is Purans. These gave the main sources of information of the period. Now the region inhabited by the tribe or the jana is called Janpads, यानी कि एक इलाका ट्राइबल इलाका या एक स्पेशली जिस एरिया में जिस जाति के लोग रहते थे तो उस जाति के लोगों को ज़्यादातर ट्राइब्स या जन बोलते थे, तो वो जनपद कहलाते थे. और लिटरली अगर इस वर्ड को डिवाइड करें तो देन इट इज़ जनपद एंड मीन्स जना. जना यानी कि द लैंड वेयर द पीपल सेट इट्स फूड. तो जिस एरिया में अपना कब्जा करते थे वो एरिया उनका हो जाता था एंड दैट इज़ कॉल्ड जनपद्स. तो उस ज़माने में गंधार जो था वो एक इम्पॉर्टेंट जनपद था, स्पेशली कुरु, पांचाला एंड विद्या. ये देखिए आपको गंधार दिख रहा है आपको यहाँ पे. दिस इज़ गंधार, दिस इज़ पांचाल, दिस इज़ कुरु and this is Vidya. See here Vidya, okay, near the Bihar area. Okay, and later on in the beginning, first the people were belonging to some same tribe. So first these people were of same tribe, but later on the slowly expansion of territories took place. What is this expansion? Expansion means धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाते गए युद्ध करके, लड़कर, और जिस एरिया को अपने अंडर कब्जा करते गए वो बन गया हमारा एरिया, दैट इज़ कॉन्क्वेस्ट करके. और वो धीरे धीरे जनपद जो हैं महाजनपद बन गए. महा यानी बड़ा, यानी कि जनपद का बड़ा रूप महाजनपदा. तो उस ज़माने में महाजनपद जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे वो था मगधा, वत्सा, अवंती, कोशला, मत्स्य, अग्ना, काशी. ये महाजनपद से, स्ट्रॉन्ग जनपद से. ओके, और इसमें से जो मगधा था जो वो सबसे स्ट्रॉन्ग जनपद माना जाता था और बहुत ही पावरफुल माना जाता था. एंड महाजनपद में स्पेशली ये महाजनपद बने हैं अपने दम पे, यानी कि टेरिटरीज एक्सटेंड करके बने हैं, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है मैरिटल अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कि राजाओं की बेटी से शादी कर लेते थे. अगर उनको लगता था किसी राजा से हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं या जीत नहीं सकते तो उनकी बेटी से शादी कर लेते थे. तो फ़ायदा ये होता था कि उनको ना पावर मिलता था, मतलब सपोर्ट मिलता था दूसरे राजाओं के. सपोज़ एक जनपद और एक महाजनपद दूसरे महाजनपद को सपोर्ट करेगा तो उससे काफ़ी पावरफुल एम्पायर वो बन जाता है. इस तरह से ये लोग महान पावरफुल एम्पायर बनते गए. और यूजुअली मगधा जो था उसके अंडर में सारे पार्ट्स आते थे. तो उस ज़माने में एक तो थे जनपद, दूसरे थे महाजनपद. ये देखिए आपको मैं बता रही हूँ, ये जो महाजनपद हैं इनका आपको वीडियो वो दिखा देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैप वर्क. तो थोड़ा सा मैप में भी देख लीजिए क्योंकि ये मैप यूजुअली एग्ज़ाम में आता भी है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये देखिए स्पेशली मगधा बहुत आता है मैप में. ये रहा आपका जो बिहार का पाटलिपुत्र वाला इलाका. उसके बाद यहाँ पे देखिए मत्स्य है, उसके बाद अवंती है,
फिर उसके बाद ये वत्सा है, कोसला है, ये देखिए। एंड ये एरियाज़ बहुत फेमस थे और इन्हीं एरिया से काफ़ी कुछ आगे रूल्स बढ़ाते गए अपने अपने धीरे धीरे। तो एक तो हमने जनपद पढ़े, फिर महाजनपद, इसी में एक छोटा सा रूप था, एक था घनसंगास। ये घनसंगास क्या होते हैं? घनसंगास बेटा ये भी एक तरह के राज्य होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक में एक हेड होता है जो पूरे एरिया को अपने हिसाब से गवर्न करता है, यानी कि यहाँ पे कोई राजा नहीं होता। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि इस एरिया में जो सबसे काबिल है उसी को राजा माना जाता है। और ये काबिल राजा जो है वो ज़्यादातर चूज़न बाय द पीपल, जैसे अभी हमारे इंडिया में हम नेता चुनते हैं, उसी तरह से उस ज़माने में नेता चुने जाते थे। और ऐसे एरियाज़ को घनसंगास बोलते हैं, जहाँ पे रूलर इज़ नॉट हेरिडिटरी, यानी कि रूलर जो है वो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो सबसे काबिल है या जो स्ट्रॉन्ग है वही बनेगा। तो उस ज़माने में घनसंगास थे लिच्छावीस, वैशाली, देन साक्यास ऑफ कपिलवस्तु, विजरीज ऑफ मिथिला, एंड यहाँ पे मल्लाज ऑफ पावा, काशीनगर एरिया में, जो कि रिपब्लिक्स माने जाते थे। इनका अपना एक लॉ होता था, इनका अपना एक राजा होता था। तो उसी दौरान ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे। तो उसमें से बिम्बिसार एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेटा हिस्ट्री को कभी भी पलट के देख लो, दो ही प्रकार के लोग याद रखे जाते हैं, जो सबसे अच्छे होते हैं और जो सबसे बुरे। जो सबसे अच्छे होते हैं उनकी हमेशा किताबों में चर्चा है, कुछ लाइंस है, आप उनके बारे में पढ़ते हो, उनकी जानकारी हासिल करते हो, उनके बारे में सुनते हो, जानते हो, समझते हो। और जो अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं, उनके बारे में भी लिखा जाता है। जो एवरेज होते हैं बेटा उनको कोई याद नहीं रखता। आप क्लास में भी देख लीजिए, जो सबसे फेवरेट होते हैं वो या तो मैम के सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, और यूजुअली जो पढ़ने में होते हैं ना वो हर चीज़ में अच्छे होते हैं, मैंने देखा है। और जो बदमाश होते हैं वो भी टीचर के मुंह पे उनका बहुत नाम रहता है, क्योंकि उनकी बदमाशियाँ इतनी ज़्यादा टीचर को परेशान करके रखती हैं कि वो टीचर उन्हीं का नाम लेने के लिए मजबूर हो जाती है। हालांकि टीचर उनको कभी जानती है कि मन से जानती है कि वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन वो बदमाशी करता है, क्लास में डिस्टर्बेंस करता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। तो राजाओं में भी मैं बोलती हूँ सबसे जो महान कार्य किए हैं वही राजा हमेशा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, इम्पॉर्टेंट रूलर्स की कैटेगरी में आकर यहाँ पे नाम लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बिम्बिसार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर था मगधा का। ये इंटेलिजेंट थे और फार साइटेड रूलर। अच्छा, एक मैं आपको हमेशा बात बताऊँ कि जो रूलर फार साइटेड होते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं और वो हमेशा कामयाब होते हैं। फार साइटेड का मतलब होता है कि पहले से ही पता हो क्या होने वाला है, उसकी तैयारी पहले से कर ले, या अपनी तैयारी को इतनी मजबूत रखें कि हम पे आने वाली विपदा या प्रॉब्लम्स उन सब का निपटारा हम पहले से कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता था ऐसा होने वाला है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो अपने आप को समय के हिसाब से चेंज करता भी रहे वो फार साइटेड होते हैं। Not did he extend his empire but was an efficient ruler. सेकेंड पॉइंट, एक राजा हमेशा याद रखा जाता है फार साइटेड के साथ साथ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि बहुत अच्छा काबिल अपने राज्य को संभाल सके। जो अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाल सके उसको एफिशिएंट रूलर बोला जाते हैं। और इनकी खास बात ये थी बिम्बिसार की कि ये कभी भी एफिशिएंट ऑफिशियल नहीं रखे। उन्होंने बहुत रोज़मर्रा की जो काम करने में बहुत सक्षम थे उन्हीं को रखा करते थे। और उसी में से जैसे कि ग्रामीण रखते थे जो कि इम्पॉर्टेंट गाँव से कनेक्ट होते थे, गाँव में बहुत अच्छी तरह से अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के कारण ये एक अच्छे राजा बने। और इनका जो कैपिटल था वो कि राजगिरा पटना के पास माना जाता था और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट राजा बने। इन्हीं का बेटा है अजातशत्रु, बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु, और ये सेकंड राजा है मगध के। एंड इनका जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था, जाके गंगा नदी के किनारे। और तीसरी तो मैं जो हमेशा बोलती हूँ राजा याद रखा जाता है अगर वो अपने टेरिटरीज एक्सपैंड करें,
इसका मतलब होता है कि इन्होंने काशी, कोशला, वैशाली वाले इलाके को अपने इलाके में मिलाकर अपनी एरिया को बढ़ाया और साथ साथ अपने एक फोर्ट बनाया जिसके ऊपर लिच्छावी रूलर्स के ऊपर अपनी नज़र रख के और नॉर्थ और एरिया के गंगा को काबू करके रखते थे। उस एरिया पे अपना इन्फ्लुएंस था। अजातशत्रु बाद में बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ गए। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल भेज दिया था राजगद्दी के लिए। उनको ऐसा लगा था कि बिंबिसार शायद अपने राज्य को उसके हाथ ना सौंपे, तो अपने राज्य को राजा के हाथ राजा से लेने के लिए, छीनने के लिए बिंबिसार को जेल भेज दिया। और फिर जब उसके बेटे से जब अजातशत्रु अपने बेटे से जब घुला मिला, बातचीत किया, तो उसको एहसास हुआ कि उसने अपने पिता होने का फ़र्ज़ ठीक से नहीं निभाया और बेटे होने के नाते अपने पिता के साथ बहुत गलत किया। तब फिर वो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की तरफ बढ़ गया। एंड उसके बाद दर्शक नाम का एक बाद में एक पुराणों के हिसाब से राजा आता है जो कि मगध को आफ्टर अजातशत्रु राज किया। इनके बाद 2 डायनेस्टीज़ आई, सहिष्णुगाज एंड नंदा डायनेस्टी। और मगधा के बाद ये एक प्रेस्टिजियस प्लेस, मगधा पता है आपको आज भी हिस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस पोजीशन माना जाता है क्योंकि लोग उसी वक्त उस एरिया में सबसे ज़्यादा अपनी किंगडम्स को पौरस जो राजा थे वो वहीं से अपने राज्य को फैलाए। बिंबिसार है, अजातशत्रु है, इवन आपको मैं बता दूं हमारे जो राम राज्य वाला जो इलाका है वो भी इसी एरिया को माना जाता है, गंगा किनारे। तो गंगा किनारे ही हमारे रामायण महाभारत की स्टोरी भी शुरू होती है और सारे राजाओं की स्टोरी शुरू होती है। और बाद में नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे किंग गणानंदा। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि गणानंदा लास्ट राजा थे जो मगधा को काफ़ी समय तक रूल किए। ओके, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यूजुअली देखिए राजाओं का जो यहाँ पे टाइम है, देखिए यहाँ पे 345 टू BCE टू 322 BCE लिखा है। और चैप्टर के यहाँ पे सारे जगह देखिए 542 टू 492। उसके बाद यहाँ पे भी सारे जो 492 टू 460, 442 टू 492, ये जो उल्टा क्यों चल रहा है 600 टू फिर देखिए यहाँ पे भी 600 टू 100 BCE। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छी बात बता रही हूँ जो कि मैं अपनी क्लास में हमेशा बताती रहती हूँ कि ये हमारा, आपने नंबर लाइन पढ़ा है, ये हमारा 0 डिग्री यानी कि ये टाइम पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ। 0 डिग्री यानी कि ये माना जाता है जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर जीसस क्राइस्ट के डेथ तक का जो डेथ है उनके टाइम पीरियड को 0 डिग्री माना जाता है या कॉमन एरा माना जाता है। यानी कि जीसस क्राइस्ट जब जन्म हुए उस समय से लेकर जीसस क्राइस्ट के डेथ तक को 0 पीरियड बोलते हैं हम, जैसे इम्पॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। और यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 ये जीसस क्राइस्ट के डेथ वाले पीरियड को AD यानी कि जीसस क्राइस्ट के समय के बाद जो भी समय हुआ था उसको AD बोलते हैं। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाले समय को BCE बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा। यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले। तो बेटा हम जब इधर लिखते हैं तो इधर 1 2 3 4 लिखते जाते हैं, इधर -1 -2 -3। तो जब हम किसी समय को पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं ना, है ना। देखिए अगर मैं आपको फिर से आपको इस तरह से समझाऊं, 0 आपको आफ्टर डेथ समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे हम -1 -2 -3 हम लें तो ये ऐसे चलता है हमारा पीरियड। इसीलिए 600 टू 100 BCE, इसीलिए 542 टू 490 पीरियड, यानी कि ऐसे। तो इसीलिए हमारा जो पीरियड है वो 600 टू 100 BCE। अगर ये BCE है इसलिए ऐसा चलता है, अगर ये AD होता तो 600 टू 1000 BCE होता, सॉरी AD होता। 600 टू 1000 माने आगे की तरफ बढ़ते हैं, BCE के टाइम पे पीछे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इस तरफ बढ़ते हैं, जो कि जीरो जो कि कॉमन एरा है। जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर जीसस क्राइस्ट के अंत तक को 0 एरा कॉमन एरा बोलते हैं। और ये कॉमन एरा के से ही टाइमलाइन शुरू हुई है। इस तरह से टाइमलाइन पूरे हिस्ट्री में डिवाइड की गई है, इसीलिए ऐसे टाइम पीरियड्स आपको देखने मिलते हैं। होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।